नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहता है हमेशा मेरा कि आप लोग वीडियो पूरा देखें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें और कमेंट भी करते रहें, क्योंकि हमें जो है टिप्पणी चाहिए। कहीं नहीं समझ में आया है उसके लिए भी, कहीं आपको दिक्कत लग रही है या हम ढंग से नहीं बता पा रहे हैं तो उसको भी आप टिप्पणी करिए। तो कल हमने आपको हिमालय शुरू करवाया था, हिमालय की कुछ विशेषताएं आपको हमने बताई थी और भूसन्नति का नियम ओबर का जो है और हैरी हैस का जो टेक्टोनिक प्लेट है उसके माध्यम से समझाते हुए हमने बताया था कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। आज हम हिमालय के सबसे ऊपरी चोटी जो ये है, ये 3 श्रेणियां आप देख रहे हैं। हिमालय के ऊपर 1 श्रेणी, 2 श्रेणी और 3 श्रेणी, इन तीनों श्रेणियों के बारे में बात करेंगे। तो इन तीनों श्रेणियों को संयुक्त रूप से ट्रांस हिमालय बोला जाता है। क्या? ट्रांस हिमालय। तीनों श्रेणियों को संयुक्त रूप से ट्रांस हिमालय बोला जाता है। ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 श्रेणियां आती हैं। अच्छा, अब तीनों श्रेणियों का क्रम से नाम देखिए। एक का तो नाम है सबसे उत्तरी चोटी जो है, मतलब सबसे उत्तरी तरफ ये जो श्रेणी है इसका नाम है कराकोरम। क्या नाम है? कराकोरम। उसके जस्ट नीचे ये जो सेकंड नंबर की चोटी है या श्रृंखला है इसका नाम है लद्दाख। देखते रहिएगा साथियों और समझते भी रहिएगा। नहीं आता है कहीं समझ में या कहीं हमको समझाने में हम आप तक बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो उसके लिए आप कमेंट करिए। और इन तीसरी श्रेणी का क्या नाम है? जास्कर। तो संयुक्त रूप से ये तीनों श्रेणियां कराकोरम और लद्दाख और जास्कर ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। इतना ध्यान दीजिएगा और ध्यान में रखिएगा। अब आप देखिए, कई बार परीक्षाओं में भी आया है, आएगा, आ सकता है। लद्दाख और जास्कर के बीच में एक नदी बहती है ये, और ये फिर चली जाती है पाकिस्तान, और ये नदी निकलती है तिब्बत के पठार से। नदी का नाम क्या है? सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु नदी। पूछा जाता है कि सिंधु नदी किन किन 2 श्रेणियों के बीच से निकलती है? तो लद्दाख और जास्कर। लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती हुई सिंधु नदी जाती है पाकिस्तान में। आगे देखिए, एक नदी यहाँ भी है, यहाँ आती है और फिर यहाँ से घूम जाती है और अपना जल इसी में मिला देती है। किसमें? सिंधु नदी में। ये नदी कौन सी है? श्योक नदी। श्योक नदी। पूछ लिया जाता है कि श्योक नदी किन 2 श्रेणियों के बीच बहती हुई जाती है? तो आप ध्यान में रखिए, कराकोरम और लद्दाख के बीच तो श्योक नदी है और लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी है। छोटे छोटे पॉइंट है ये, ध्यान में रखिएगा। तो हमने बताया आपको कि जो 3 श्रेणियां हैं उसको ट्रांस हिमालय के अंतर्गत रखा जाता है। और ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां हैं। सबसे उत्तरी श्रेणी को कराकोरम कहते हैं, सेकंड नंबर वाली श्रेणी को लद्दाख कहते हैं और थर्ड नंबर वाली श्रेणी को जास्कर कहते हैं। कराकोरम और लद्दाख के बीच में श्योक नदी बहती है, लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी बहती है, जो कहां से निकलती है? तिब्बत के पठार से। आपका ये कराकोरम हो गया और लद्दाख हो गया और जास्कर हो गया। एक चीज इसमें और विशेषता है इसकी, समझते रहिएगा, नोट्स करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। इस तरह से हम समझाते हैं, इतना समय मिलता है आपको कि नोट्स बना लें। जो कराकोरम श्रेणी है ये सबसे ऊपरी वाली है। तो इस श्रेणी पर जो कराकोरम श्रेणी है सबसे ऊपर वाली, क्योंकि ये सबसे ऊपर है और सबसे ऊपर है इसलिए यहाँ ग्लेशियर पाए जाते हैं। कौन से? ग्लेशियर पाए जाते हैं। कितने ग्लेशियर? 4 ग्लेशियर। तो 4 ग्लेशियर यहाँ पाए जाते हैं। उनका नाम है
सियाचिन, सियाचिन, हिस्पर, हिस्पर, हिस्पर के बाद बियाफो, 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 बियाफो के बाद बाल्टोरा, बाल्टोरा। ये चारों क्या हैं? ये चारों ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर। ठीक, कहाँ पाए जाते हैं? क्वेश्चन में पूछ सकता है कि हिस्पर ग्लेशियर कौन सी श्रेणी में है, तो आपको बताना होगा कि कराकोरम श्रेणी में है, जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। कराकोरम श्रेणी, उसी श्रेणी पर ये चारों क्या पाए जाते हैं? ग्लेशियर। एक चीज और खासियत है कराकोरम श्रेणी की, भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है केटू गाडविन ऑस्टिन, वो भी इसी कराकोरम श्रेणी पे पाई जाती है। केटू गाडविन ऑस्टिन, समझ गए आप? हिमालय अभी हम हिमालय पढ़ना शुरू कर देंगे। हिमालय के ऊपर ये जो तीनों श्रेणियां हैं, उस श्रेणी को बता के फिर हिमालय शुरू कर रहे हैं। तो एक चीज और है, कराकोरम श्रेणी हो गई आपकी, 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं और सबसे ऊंची चोटी है केटू गाडविन ऑस्टिन। अब लद्दाख पे आइए। लद्दाख जो शहर बसा हुआ है वो कहाँ है? यहां पर है। पूछा जाता है लद्दाख जो शहर है वो किस नदी के किनारे है? ध्यान दीजिए, लद्दाख जो शहर है वो, ये कौन सी नदी हमने बताई थी? सिंधु नदी। तो लद्दाख जो शहर है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। पूछ सकता है दाएं है कि बाएं है। छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे कि आप बता ही ना पाओ, ध्यान ही नहीं दोगे। आप जब ध्यान से पढ़ोगे, लिखोगे, समझोगे, तब बता दीजिए। तो जो लद्दाख शहर है वो सिंधु नदी के दाहिने तट पर है, इतना ध्यान रखिएगा। सिंधु नदी के दाहिने तट पर है, समझ गया? और इसी लद्दाख श्रेणी में ध्यान से समझते रहिएगा और नोट्स भी बनाते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा साथियों। ये तीनों श्रेणियां हो गई, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। लिखेंगे आप किस तरह? लिखना शुरू करिए, मैं बोल रहा हूं आप लिखिए। लिखिए कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 श्रेणियां पाई जाती हैं। मैं बोलता जा रहा हूं, आप लिखते रहिए। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 श्रेणियां पाई जाती हैं, 3 पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। उनका नाम लिख लीजिए, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर। हो गया। अब लिखिए कि इनका निर्माण टेथिस सागर से नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि टेथिस सागर से निर्माण किसका हुआ? टेथिस सागर के मलबे से हिमालय का निर्माण हुआ। और ये तीनों श्रेणियां हिमालय पार, इसीलिए इनको ट्रांस हिमालय बोलते हैं। ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय के पार वाला हिस्सा, हिमालय पार। तो ये जो तीनों श्रेणियां हैं ये यूरेशियन प्लेट पर हैं। इसलिए ये हिमालय तो बाद में बना, ये हिमालय के बहुत पहले बन गई थी। ट्रांस हिमालय की तीनों श्रेणियां हिमालय के बहुत पहले बन गई थी। तो लिखिए कि टेथिस सागर के मलबे से इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। ठीक है, लिखते जाइए। और लिखिए, अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ पर, यानी कि अधिक ऊंचाई के कारण ट्रांस हिमालय पर वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं। अधिक ऊंचाई के कारण ट्रांस हिमालय पर वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं।
लिखते चलिए। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन ऑस्टिन कराकोरम श्रेणी पर स्थित है। कराकोरम श्रेणी पर स्थित है केटू गाडविन ऑस्टिन। उसके बाद लिखिए कराकोरम श्रेणी पर 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं, हिमनद जिसको हिंदी में कहते हैं, ग्लेशियर या हिमनद। कराकोरम श्रेणी पर 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं। नाम हमने बताया सियाचिन, विस्पर, बियाको और बाल्टोरा। सियाचिन, विस्पर, बियाफो, बाल्टोरा क्रम से हैं। सियाचिन, विस्पर, बियाफो, बाल्टोरा। सियाचिन, विस्पर, बियाफो, बाल्टोरा ये कराकोरम श्रेणी पर पाए जाते हैं। उसके बाद लिखिए लिखते चलिए। इस कराकोरम श्रेणी का पूर्व तक फैलाव है। अब पूर्व में इसको कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। लिखते चलिए, पूर्व में इसको कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसके दक्षिण में लद्दाख श्रेणी है। इसके दक्षिण में लद्दाख श्रेणी है और लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में सिंधु नदी बहती है और सिंधु नदी के दक्षिण में जास्कर श्रेणी है। सब कुछ हम ऊपर का लिखवा दे रहे हैं, फिर हम हिमालय पे आते हैं नीचे। लिखिए लद्दाख श्रेणी पर राकापोशी शिखर है। राकापोशी शिखर है, इसकी विशेषता हम बता रहे हैं आपको। लद्दाख श्रेणी पर राकापोशी शिखर है। ये राकापोशी शिखर है, इसकी विशेषता ये है कि सबसे तीव्र ढाल वाला है ये। तो पूछा जा सकता है राकापोशी शिखर कौन सी श्रेणी पर है, तो ये लद्दाख श्रेणी पर है। अच्छा, इसके आगे लिखिए कि लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में सिंधु नदी का प्रवाह है। लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में सिंधु नदी का प्रवाह है। ये राकापोशी शिखर है। एक चीज और समझ लीजिए, लिखिए नहीं कि ये राकापोशी जो शिखर है वो 2 नदियों के बीच में है। एक श्योक नदी और सिंधु नदी, दोनों नदियों के बीच में है राकापोशी शिखर। लिखते चलिए, तीव्र ढाल वाला, सबसे तीव्र ढाल वाला चोटी है ये। श्योक नदी जो है, श्योक नदी सिंधु की सहायक नदी है, जो 2 श्रेणियों के बीच से बहती हुई आकर सिंधु में मिल जाती है। 2 श्रेणियों के बीच से, लद्दाख और कराकोरम के बीच से बहती है श्योक नदी और लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती है सिंधु नदी। हमने बताया ये आपको कि लेह जो शहर है वो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। आपका ये ट्रांस हिमालय हो गया। अब आइए आप हिमालय पर। तो हमने बताया कि 3 श्रेणियां हैं। हमने बताया 3 श्रेणियां हैं जो पूर्व में जाकर एक में मिलती हुई दिखाई देती हैं। तीनों श्रेणियों का नाम देख लीजिए। सबसे उत्तर में जो श्रेणी है उसका नाम है बृहत हिमालय। सेकंड नंबर वाली चोटी का नाम, श्रेणी का नाम लघु हिमालय। लघु हिमालय। थर्ड वाले का नाम शिवालिक। शिवालिक पर्वत। दिख रहा है साथियों? तो 3 श्रेणियां जो हिमालय में हैं
जो जिनकी उत्पत्ति टेथिस सागर से हुई थी, उन 3 श्रेणियों का निम्नलिखित नाम निम्नलिखित है। सबसे ऊपर वाली चोटी का बृहत हिमालय, उसके सेकंड नंबर उससे दक्षिण में जो है श्रेणी उसका नाम है लघु हिमालय, और सबसे दक्षिण में जो है उसका नाम है शिवालिक पर्वत। तो तीनों श्रेणियां हो गई। तो सबसे पहले आप बृहत हिमालय लिखिए, क्योंकि सबसे उत्तर में यही है। हेडिंग डालिए बृहत हिमालय। बृहत हिमालय में आप लिखेंगे इसे हिमाद्री, या हेडिंग डालेंगे बृहत हिमालय और लिखेंगे कि इसे हिमाद्री या हिमालय भी कहा जाता है। इसे हिमाद्री या हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। अब जो ये बृहत हिमालय है, जितनी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, सब इसी पर तो हैं। वो सब मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ, लिखवाऊंगा। इसे हिमाद्री या बृहत हिमालय कहते हैं। यह ट्रांस हिमालय से सचर जोन परीक्षा में पूछा जाता है, सचर जोन से अलग होता है। सचर जोन से अलग होता है। जहां से ये बृहत हिमालय अलग होता है इस ट्रांस हिमालय से, वहां पर सचर जोन है। सचर जोन तो लिख लीजिए, यह ट्रांस हिमालय से सचर जोन से अलग होता है। अभी आप सिर्फ बृहत हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद लघु हिमालय बताएंगे और फिर शिवालिक श्रेणी बताएंगे। एक एक करके खंडों में तोड़ के आदमी को मारा जाता है, इसीलिए हम खंडों में तोड़ के आपको पढ़ा रहे हैं और समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो इसके आगे लिखिए, हिमालय की तीनों श्रेणियों में बृहत हिमालय सबसे ऊपरी चोटी है। हिमालय की तीनों श्रेणियों में बृहत हिमालय सबसे ऊपरी चोटी है। चित्र देखा करिए और समझा करिए और नोट्स बनाया करिए। हिमालय की तीनों श्रेणियों में सबसे ऊपरी श्रेणी बृहत हिमालय की है। अब लिखिए, बृहत हिमालय पर ही पश्चिम में, यहाँ पर लिखिए, बृहत हिमालय पर ही पश्चिम में नंगा पर्वत है। कौन सा पर्वत? नंगा पर्वत। बृहत हिमालय पर ही पश्चिम में नंगा पर्वत है, और पूर्व में पश्चिम में तो नंगा पर्वत हो गया, और पूर्व में यहाँ पर नामचा बरवा है। क्या? नामचा बरवा है। पूर्व में नामचा बरवा है और पश्चिम में नंगा पर्वत है, जो बृहत हिमालय पर ही स्थित है। इसी बृहत हिमालय पर 10 सबसे ऊंची चोटियां स्थित हैं। इसी हिमालय पर 10 सबसे ऊंची चोटियां स्थित हैं। जिनमें चार यही बृहत हिमालय को अभी देखिए, नीचे वाला मत देखिएगा, इसी बात हम कर रहे हैं। इसी बृहत हिमालय पर 10 सबसे ऊंची चोटियां स्थित हैं, जिनमें 4 सबसे ऊंची चोटियां क्रम से देखिए, 4 सबसे ऊंची चोटियां जो क्रम से मैं लिखवा रहा हूं, यहीं पर मैं लिखवा रहा हूं। 4 सबसे ऊंची चोटियां क्रम से 4 चोटियां मैं लिखवाऊंगा, लिखिएगा और समझते रहिएगा।
एवरेस्ट। एवरेस्ट सबकी अवस्थिति भी बताऊंगा कि कौन सी चोटी है कहाँ। पहला एवरेस्ट, फिर एवरेस्ट के बाद कंचनजंगा, एवरेस्ट के बाद कंचनजंगा, फिर सबकी अवस्थिति हम बता रहे हैं, पहले लिख दें। उसके बाद मकालू, मकालू, उसके बाद धौलागिरी, धौलागिरी। सबकी अवस्थिति कहाँ पर है? इसी बृहत हिमालय पर है। और मैं अभी बताऊंगा कि कौन कौन सा पर्वत कहाँ कहाँ पे स्थित है। तो 1 2 3 4 धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा है, 5वीं अन्नपूर्णा। ये क्रम से है, सबसे ऊंची ये है, इससे थोड़ा सा नीचे ये है, इससे थोड़ा सा नीचे ये चोटी है मकालू, फिर थोड़ा सा नीचे धौलागिरी, धौलागिरी से थोड़ा सा नीचे अन्नपूर्णा। तो ये सब जो चोटियां आप देख रहे हैं ये बृहत हिमालय पर है, जिनमें एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 तो पहले थी, लेकिन अभी हाल ही में सुना है कि जरा सा बढ़ी है, 48 ही है लेकिन जरा सा बढ़ गई है। ये ध्यान में रखिए, जानकारी के लिए है कि हिमालय की ऊंचाई थोड़ी, एवरेस्ट की ऊंचाई थोड़ी बढ़ गई है। 8,848 मीटर। ये कहाँ है? नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है एवरेस्ट। एवरेस्ट की चोटी नेपाल में है। तो ये सब बातें जो हैं आप ध्यान में रखिएगा, नोट्स बनाते चलिए और नोट्स बनाते चलिए और समझते चलिए और लिखते चलिए। ये आप देख रहे हैं ये सिक्किम वाला पोर्शन, सिक्किम वाले पोर्शन के थोड़ा सा पश्चिम की तरफ आप आएंगे तो यही जो श्रेणी है सबसे बाहर की बृहत हिमालय, यहीं पर ये है क्या? एवरेस्ट। एवरेस्ट तो ये नेपाल में है, ये नेपाल में है। अब एवरेस्ट के बाद हमने क्या बताया? कंचनजंगा। तो कंचनजंगा भी बृहत हिमालय पर ही है। तो कंचनजंगा बृहत हिमालय पर कहाँ है? सिक्किम, सिक्किम के साइड में है। कंचनजंगा सिक्किम के साइड में है। इसके बाद वो एवरेस्ट के बाद नंबर आता है इसका, कंचनजंगा का, सिक्किम में है। अब कंचनजंगा के बाद मकालू, मकालू के बाद हम इसको मिटा के और साफ साफ सबको हम दर्शा दे रहे हैं, क्योंकि ये लिखा हुआ है दर्शाया नहीं जा सकता अभी इस पे, इसलिए हटा रहे हैं इसको। एवरेस्ट, कंचनजंगा, बीच में एक चोटी है इसका नाम है, इसका नाम तो एवरेस्ट है, एवरेस्ट। और ये मकालू है, मकालू। और ये कंचनजंगा, कंचनजंगा। तो एवरेस्ट नेपाल में है, नेपाल। कंचनजंगा सिक्किम, ठीक। एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा। फिर यहाँ हमने बताया ही था कि नामचा बरवा है, नामचा बरवा। और यहाँ हमने बताया था कौन सा पर्वत चोटी? नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत हो गया, एवरेस्ट हो गया, मकालू हो गया, कंचनजंगा हो गया, नामचा बरवा हो गया। लेकिन क्रम में अगर कोई लगाने के लिए कहे कि सबसे ऊंची कौन है, उससे थोड़ा सा नीचे, उससे थोड़ा सा नीचे, क्रम से एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ठीक। इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। मकालू और
ये जो मकालू दिख रहा है ये भी नेपाल में है। कंचनजंगा हमने कहाँ बताया, सिक्किम में। नामचा बरवा ये तिब्बत पठार में है, चीन साइड में। नामचा बरवा तिब्बत पठार, तिब्बत पठार। तो एवरेस्ट हो गया, मकालू हो गया, कंचनजंगा हो गया और नामचा बरवा हो गया। एवरेस्ट नेपाल में है, मकालू नेपाल में है, कंचनजंगा सिक्किम में, नामचा बरवा तिब्बत पठार पे। ठीक, तो एक एक चीज समझते चलिए साथियों। डिस्टर कहाँ गया, तो इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि लिखने में जगह हमको मिल जाएगी। एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू जो हम लिखे थे वो हम फिर से लिख दे रहे हैं। एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, फिर धौलागिरी, धौलागिरी, धौलागिरी हो गया। 1 2 ये सब क्रम से हैं। ये सबसे ऊंची है, ये थोड़ा सा कम है, ये और थोड़ा कम है, ये और थोड़ा कम है। इसके बाद एक रहेंगे, वो 5वें नंबर पे है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा ये इससे भी नीची है, इससे भी। ठीक, समझ गए आप। अब एवरेस्ट कहाँ पर है, नेपाल में है। मकालू कहाँ है, नेपाल में है। कंचनजंगा सिक्किम में है और नामचा बरवा तिब्बत पठार पे है। तो ये आप समझ गए। और इसके बाद देखिए साथियों, अब इसमें क्या बताएं फिर। अब नंबर आता है फिर दूसरे श्रेणी का। दूसरे श्रेणी का क्या नाम है, लघु हिमालय। लघु हिमालय, लघु हिमालय में लिखिए कि वृहत हिमालय के दक्षिण में है। क्लास ज्यादा लंबी तो नहीं हो गई साथियों, क्लास ज्यादा लंबी हो जा रही है, तो हम लघु हिमालय और शिवालिक, लघु हिमालय और शिवालिक यानी दूसरे और तीसरे नंबर की चोटी कल हम आपको लिखवाएंगे। क्योंकि अभी हिमालय को 3 भागों में बांटना भी है, तो हिमालय लगभग 2 या 3 क्लास में खत्म होगा। तो आज हम आपको वृहत चोटी की बात बताए हैं। वृहत जो श्रेणी है, वृहत हिमालय जो श्रेणी है, उसके पश्चिम में नंगा पर्वत है, पूर्व के छोर पे नामचा बरवा पर्वत है। एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, उससे थोड़ा नीची है कंचनजंगा। एवरेस्ट नेपाल में, कंचनजंगा सिक्किम में, उससे थोड़ा नीची मकालू, मकालू नेपाल में, उससे थोड़ा नीची। क्रम से देखिए, एवरेस्ट के बाद कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद मकालू, फिर धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा। ये क्रम से है, घटते हुए क्रम में। सबसे ऊंचा ये, उसके बाद दूसरे नंबर पे कंचनजंगा, तीसरे नंबर पे मकालू, चौथे नंबर पे धौलागिरी, 5वें नंबर पे अन्नपूर्णा। क्रम से जब कभी लगाने के लिए आ जाएगा तो आप ये ध्यान रखिएगा। साथियों, चूंकि क्लास लंबी हो गई है, तो आज क्या क्या हुआ। ट्रांस हिमालय हो गया। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो तीनों श्रेणियां आती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों हो गई। उसके बाद वृहत हिमालय हो गया। वृहत हिमालय, हिमालय की 3 श्रेणियों में सबसे उत्तरी छोर की तरफ जो वृहत हिमालय है वो हो गया। और वृहत हिमालय पे कुछ चोटी हैं जो सबसे ऊंची हैं। सबसे ऊंची 10 चोटियां हैं। 10 चोटियों में जो विश्व की सबसे विशाल मतलब विशालतम ऊंची चोटी है, तो 5 हमने बताई है और क्रम से बताई है। एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। ये क्रम से है, कभी भी आ जाएगा तो क्रम में लगा लीजिएगा। मान लीजिए एवरेस्ट और मकालू नहीं दिया गया है और कह रहा है कि कंचनजंगा, धौलागिरी और अन्नपूर्णा का क्रम लगाइए। पहले लिख दिया अन्नपूर्णा, फिर लिख दिया धौलागिरी, फिर लिख दिया कंचनजंगा, कंचनजंगा, और कहा कि क्रम लगाओ। तो क्रम कब लगाएंगे, जब आप जानेंगे। ये दूसरे नंबर पे थी, ये देखिए धौलागिरी चौथे नंबर पे थी और अन्नपूर्णा एकदम लास्ट में थी। तो ये चौथे वाली है। इसके बाद ये पहले नंबर, ये यहाँ पर इन तीनों में पहले नंबर पर कंचनजंगा,
दूसरे नंबर पर धौलागिरी और तीसरे नंबर पर अन्नपूर्णा। इस तरह से क्रम लगाते हैं कि कंचनजंगा के बाद धौलागिरी, धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा। देखिए कंचनजंगा के बाद धौलागिरी, और मकालू के इसमें ऑप्शन में है नहीं तो मकालू हटा दीजिए। कंचनजंगा के बाद धौलागिरी, फिर उसके बाद अन्नपूर्णा। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए। जितनी चोटियाँ हैं वो हमने लगभग बता दी। एवरेस्ट हो गया, मकालू हो गया, कंचनजंगा हो गया, नामचा बरवा हो गया। तो ये सब चोटियाँ, कुछ और चोटियाँ हैं वो हम आपको कल बता देंगे। जो दो एक चोटियाँ बची हैं वो हम आपको कल बताएंगे। और कल जो है लघु हिमालय पर चर्चा होगी, और लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी कल दोनों खत्म करवा देंगे। उसके बाद में इसका बंटवारा करेंगे। ठीक, धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। आप पूरा वीडियो देखते हैं हमारा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।